नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आज आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में। यह विषय इंडस वैली के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, जो पिछला वीडियो आपने देखा उस पर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी आई। तो इसी तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक अवश्य पहुंचाते रहिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे करके। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में, जिसे हम लोग इंडस वैली के नाम से जानते हैं। तो इंडस वैली जब हम लोग पढ़ते हैं तो बात करते हैं कि सभ्यता की खोज कब होती है। और इससे पहले का जो चैप्टर था वो हम लोगों ने पढ़ा है। इससे पहले का चैप्टर था स्टोन एज अर्थात पाषाण काल। तो उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है सिंधु सभ्यता। तो साथियों, जानते हैं कि सिंधु जो सभ्यता है इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तथा हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अलग नाम इसलिए होते हैं क्योंकि इस सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु घाटी में हुआ था, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी भी कहते हैं। और अगर हम बात करें इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। तो साथियों, इसकी खोज जो होती है, इस स्थल की खोज कौन करता है, तो सभी को पता होगा 1921 में इसकी जो खोज हुई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। तो उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके जो महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल, और निर्देशन में और किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया था, 1921 में। महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। उसके बाद इस स्थल के विषय में, जैसा कि हमने बताया, इसको हड़प्पा स्थल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्थल की खोज के समय सबसे पहला जो स्थल मिलता है वो हड़प्पा मिलता है। तो हड़प्पा कहाँ है भाई? हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान है, वर्तमान पाकिस्तान के प्रांत जो है मांटगोमरी, मतलब प्रांत जो है वो पंजाब है, और जिला जो है मांटगोमरी जिला है। वर्तमान ये साहिवाल जिले में है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंध के लरकाना जिले में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सिंध के। अब यहाँ पर अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का प्रांत पंजाब होता है, जबकि मोहनजोदड़ो जो स्थल मिला है इसका जो प्रांत होता है वो सिंध प्रांत है और लरकाना जिला है, जबकि हड़प्पा का पंजाब प्रांत मांटगोमरी जिला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक साहब हुए हैं पिग्गट महोदय। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा है, क्योंकि जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर बहुत सारे स्थलों की खोज हुई है, और जिसमें सबसे पहले हड़प्पा था और महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो भी है। तो इन दोनों स्थलों को जुड़वां राजधानियां कहा है किसने? पिग्गट महोदय ने। उसके बाद पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी के बाएं तट पर है। और वहीं अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो सिंधु नदी है और दाहिना तट है। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा रावी नदी का बायां तट है, और मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी का दाहिने तट पर है। उसके बाद सर्वप्रथम इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने दिया होता है, तो सर जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में इस स्थल की खोज हुई थी। उसके बाद अगर इसके हम टाइम की बात करते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में रेडियो कार्बन जैसी नवीन जो पद्धति है उसके द्वारा इस स्थल का जो टाइम बताया गया है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब आप जानते हैं कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। और आज 2023 चल रहा है, मतलब 2000 वर्ष, और अगर 2300 पहले के जोड़ते हैं तो समथिंग हो जाता है 4300 वर्ष पहले की बात होती है, जो सर्वाधिक मान्य है। मतलब इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तिथियां दी, परंतु कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसकी जो समय सीमा बताई जाती है वो वर्तमान से लगभग 4300-4400 वर्ष पहले की सभ्यता होती है। मतलब मोटा माटी मान के चलें तो 45 वर्ष
4500 वर्ष पहले की। उसके बाद अगर हम इसके समकालिक और जो सभ्यताएं थीं तो यह मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताएं समकालीन थीं। तो ये सभ्यताएं भी इसी समय की थी जब भारत में या भारत के इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता थी। तो इसी समय इसी प्रकार से लोग मेसोपोटामिया या मिस्र में भी जीवन यापन कर रहे होते हैं। बाकी ये अलग लोगों ने अलग अलग समय दिया है। फिलहाल कार्बन डेटिंग वाला ज़्यादा मान्य होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका क्षेत्र क्या होता है, तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान, और भारत में पंजाब हो गया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में इस सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल सुक्का गिंडोर जो बलूचिस्तान में है। और ये पश्चिमी भी होता है क्योंकि ये सभ्यता जो है ये त्रिभुजाकार में है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर में होता है। और अगर हम बात करते हैं साउथ में, तो महाराष्ट्र दायमाबाद होता है। अगर हम पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में सुक्का गिंडोर बलूचिस्तान। और अगर हम पूर्वी बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के आलम आलमगीर जो होता है हिंडन नदी के पास, यहाँ तक की होता है। उसके बाद हम बात करें इसकी आकृति पर, तो ये त्रिभुजाकार है। उसके बाद इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई ये सभ्यता थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, तो 4 प्रकार की प्रजातियों के साक्ष्य मिलते हैं। एक होती है आपकी प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉयड और भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलॉयड। और जो सर्वाधिक यहाँ पर लोग जो रहते थे, जैसे कि जानकारी मिलती है साक्ष्यों से, वो भूमध्य सागरी लोग की जो पॉपुलेशन थी वो सर्वाधिक थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी सभ्यता के विषय में बहुत ध्यान से पढ़ना है। सिंध सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विभिन्न विद्वानों के विचार क्या हैं, कि इसके निर्माता कौन कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंधु घाटी जो नगरों की खुदाई हुई उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। केंद्रीय मतलब मिडिल वाले जो थे, सेंटर के जो थे, और तटीय नगर मतलब जो तट किसी समुद्र के किनारे किसी नदी के किनारे थे, और बाकी जो अगल बगल के नगर एवं कस्बे थे। तो हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी जो मिलती है 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। 1920 टू 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब इसकी उत्खनन होता है, खुदाई होती है, तो मांटगोमरी समृद्ध साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर इस स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया जाता है, जिसे हड़प्पा के नाम से जानते हैं। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर के ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। और उसके बाद अगर हम बात करें एक एक स्थल की, तो सबसे पहला हमने बताया कि हड़प्पा था। तो हड़प्पा में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। एक पूर्वी टीला था जो नगर टीला के नाम से जाना जाता था, और पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला कहा जाता था। मतलब जो पूरा नगर था वो 2 टीलों पर बसा हुआ था। मतलब यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए नगर बसाए गए थे। दो दो टीले थे, एक तो जो पहला पूर्वी होता है नगर टीला, और जो पश्चिम में वेस्ट साइड में होता है उसे दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अन्नागार मतलब भंडार जो मिले हैं, स्टोर रूम मिले हैं अनाज को रखने के लिए, वो प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यहीं से एक R37 समाधि से नाम दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो एक साहब है व्हीलर ने माउंट एबी संज्ञा दी किसको, पश्चिमी जो दुर्ग था, जो पश्चिमी वाला टीला था उसे एबी संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से कुछ अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जैसे मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रतीक माना गया है उर्वरता की देवी का, मतलब जो प्रोडक्शन होता है जमीन से उसकी देवी के रूप में इसको समर्पित किया गया है। पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दोनों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। सिंध उसके बाद अगला जो स्थल आता है साथियों वो मोहनजोदड़ो होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ सिंध भाषा में होता है मृतकों का टीला, अर्थात जो लाशें हैं डेड बॉडी उनका जो टीला होता है। सिंध प्रांत लड़काना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर है। पहले आप देख चुके हैं। इस स्थल की खोज जो है वो 1922 में दयाराम साहनी के द्वारा होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मिलती है कि ये यहाँ से एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल मिलता है, मतलब वृहद स्नानागार मिलता है, जिसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। मतलब ठीक ठाक
एरिया कवर किए हुए एक स्नानागार स्विमिंग पूल मिलता है। और माना जाता है कि इसका जो प्रयोग था उस समय के धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे, धार्मिक क्रियाकलाप उसमें किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर अगर हम और आगे बात करें तो मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मतलब मार्शल जब इसका निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने इस स्थिति को देख करके कि मतलब उस समय के लोग स्विमिंग पूल में नहाकर नमकीन भी होते थे, तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं इस चीज़ को देख करके। बाकी सिंधु सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से मोहरे भी मिली हैं एक प्रकार का, अगर हम मान के चलें तो ये पैसे सिक्के के रूप में। उसके बाद अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है। तो सबसे बड़ी जो है वो स्नानागार है, उसके बाद सेकेंड जो लार्जेस्ट है वो अन्नागार है। उसके बाद अगर हम बात करें यहीं से क्या मिलता है, पुरोहितों का विद्यालय मिलता है। मतलब पुरोहित आवास भी मिलते हैं और विद्यालय भी मिलता है। मतलब पुरोहित जो यहाँ के ज्ञानी लोग थे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए विद्यालय था और उनके रहने का एक आवास भी होता था। कहाँ पर मिला है ये, मोहनजोदड़ो से। तो ध्यान रखिए कहाँ पर अन्नागार मिला है और कहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से ए बी समाधि मिली है, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद यहाँ की सड़कों के विषय में कहा गया है। तो सड़कें जो थी, जो सबसे चौड़ी सड़क थी उसे राजपथ कहा गया है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब एक व्यवस्थित तरीके से सड़कों का निर्माण किया गया है जो एक दूसरे को आकर के एक ही स्थान पर, मतलब समकोण अर्थात 90 डिग्री एंगल पे काटती थी। उसके बाद वर्गाकार एवं अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थी। मतलब कहने का आशय क्या है कि जो नगर बसाए गए थे वो एक सिस्टमेटिकली बसाए गए थे। ऐसा नहीं था कोई कहीं से भी बना लेगा, कोई कहीं से भी निर्माण कर लेगा घरों का। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहा गया है। तो किस स्थल का एक टीला जो है, पश्चिमी टीला स्तूप टीला कहलाता है, तो मोहनजोदड़ो का, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नर्तकी, मतलब नारी की मूर्ति है, पुजारी योगी की मूर्ति है, और यहाँ पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिलती है, तो ये भी मिलती है आपको मोहनजोदड़ो से। बाकी एक नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और आगे हम बात करते हैं तो यह सैंधो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति से जोकर झांकर संस्कृति कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मैके को, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है, बेट फैक्ट्री के नाम से जिसे जानते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ से अलंकृत हाथी मिलते हैं, खिलौना कुत्ते के कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह पदचिन्ह मिले हुए हैं एक ईंट से, और सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि, ये सारी चीज़ें लिपस्टिक मिलती हैं। मतलब सुंदरता का महत्व वहाँ भी था, और महिलाएं लिपस्टिक या अन्य जो सौंदर्य प्रसाधन होता है उसका लगा करके प्रयोग करती थी। चौहदड़ो एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जो वर्गाकार ईंटें मिली है, सॉरी वक्राकार। तो ये चौहदड़ो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, चौहदड़ो ये भी एक नया स्थल होता है, और यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ से किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता है, तो वो चौहदड़ो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल जो एक बंदरगाह था, बहुत बार क्वेश्चन आता है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में नदी कौन सी, भोगवा नदी। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर SR राव ने की थी, और सागर तट पर स्थित यह पश्चिमी एशिया के से व्यापक व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। तो मतलब क्या था कि एक बंदरगाह था और यहाँ से व्यापार होता था। उसके बाद अगर हम बात करें कि लोथल जो था इसको लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ से फारस की मुद्रा महत्वपूर्ण होता है।
फारस की मुद्राएं मिलती हैं। लोथल से गढ़ी तथा नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। जैसे अगर अभी हम बात कर रहे थे हड़प्पा की, तो एक दुर्ग मिला यहाँ पर, एक दुर्ग यहाँ पर मिला है, और ये बाउंड्री वाल से होते थे। तो जैसे इसका ये बाउंड्री वाल बना हुआ है, इसका बाउंड्री वाल बना हुआ है। परंतु अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो लोथल था, तो इसमें जो भी टीले थे, ये मान के चलते हैं ये दो टीले हैं, तो इसको एक ही रक्षा प्राचीर से, मतलब चारों तरफ एक ही बाउंड्री बना करके इसको इसकी सुरक्षा के लिए काम किया गया था। आगे हम बात करें तो प्रमुख विशेषता क्या है यहाँ पर, जहाज़ों की गोदी मतलब डॉकयार्ड। यहाँ से क्या होता था कि व्यापार होता था जहाज़ों के माध्यम से। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 3 युगल समाधि मतलब 3 जोड़े अर्थात 6 समाधियाँ मिलती हैं। तो युगल में मतलब जोड़े में समाधियाँ मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्थल होता है कालीबंगा। नेक्स्ट स्थल होता है साथियों कालीबंगा। एक सेकंड भाई। कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है भाई? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है, गंगानगर का भाग होता है। तो अभी तक जैसे हमने हड़प्पा की बात की, तो कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। और अगर हम लोथल की बात कर रहे थे, तो लोथल आपका अहमदाबाद गुजरात में, और कालीबंगा तो राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज की है, अमलानंद घोष ने। और बाकी इसका उत्खनन का कार्य 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया था। उसके बाद यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे, ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के भी कुछ एविडेंस यहाँ से मिले हुए हैं। बाकी मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन जो थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। तो ये महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ था वो पक्की ईंटें थी, जबकि कालीबंगा में कच्ची ईंटों के द्वारा मकान बनाए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में किया गया था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। और जिसकी जुताई जो थी वो आड़े तिरछी की गई थी, मतलब जिससे पता चलता है कि एक साथ मल्टीपल जो फसलें हैं उनको बोया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान यहाँ 2 टीले थे जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ टीला जो था वो छोटा टीला था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। और यहाँ से भूकंप के साथ तो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से भूकंप आने के एविडेंस मिलते हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ से चबूतरे पर अग्निकुंड मतलब हवन अवन भी होता था। कुआं पक्की ईंटों का बना हुआ एक आयताकार गर्त मिला, मतलब एक गड्ढा है जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड एवं वेदिकाएं एक पंक्ति में मिली हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से सेलखड़े तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं धौलीवीरा, धौलीवीरा स्थल जो है ये गुजरात के कच्छ कच्छ का जो वो है रण, उसमें मिलता है। धौलीवीरा का अर्थ है, धौल मतलब सफ़ेद होता है, वीरा मतलब कुआं। तो सफ़ेद कुआं इसका अर्थ होता है। सर्वप्रथम इसकी खोज जो की थी जेपी जोशी ने की थी। और अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर आर एस बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना हुआ था। आयताकार मतलब इसकी लंबाई समान थी और चौड़ाई एक समान थी, लंबाई एक समान थी। इस नगर को 3 भागों किला जो था मध्यनगर निचला में विभाजित किया गया है। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है, मतलब यहाँ से तालाब के भी साक्ष्य मिले हैं, अर्थात ये लोग जल को कलेक्ट करने के लिए भी कार्य कर रहे थे। तो यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। तो कहाँ से मिला है भाई? ये धौलीवीरा से। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण होता है।
कि 10 अक्षरों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है, वो धौलीवीरा से मिला है। उसके बाद अगला जो स्थल होता है वो सुतकोटदा होता है। सुतकोटदा कहाँ पर पड़ेगा, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहाँ से कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर घोड़ों के साक्ष्य, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं, मतलब महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, तो दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। तो प्रवरा नदी के बाएं तट पर अगर साउथ में बात करते हैं, सबसे निचला हिस्सा दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर था। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई। यहाँ से कुछ मृद्भांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य मिले। तो भाई प्याले व्याले सब मिले, मतलब इन लोग सेवन भी करते थे हल्का फुल्का। नेक्स्ट आता है राखी गढ़ी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। राखी गढ़ी कहाँ होता है, तो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे। और इसकी जो खोज थी वो सूरज भान ने की थी। और नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ये भारत का है। भारत का सबसे बड़ा स्थल जो अब मतलब कि खोजों में पता चला है कि सबसे बड़ा स्थल जो भारत के अंदर है वर्तमान भारत में, वो राखी गढ़ी है। उसके बाद रोपड़ की बात करते हैं, तो रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर था। इसका आधुनिक नाम जो है वो रूपनगर है। और इसकी खोज जो है बेबी लाल ने और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड और सेलखड़ी की मुहर ये मिले हुए हैं। और एक छुरा भी मिला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है, कुल्हाड़ी मिली है। और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का एविडेंस भी मिला है। उसके बाद रंगपुर महत्वपूर्ण स्थल होता है। यहाँ पर भूसी के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये कहाँ होता है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। और यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग चावल एवं बाजरा, ज्वार की खेती से परिचित थे। अर्थात यहाँ पर चावल, जो धान की भूसी है, वो यहाँ से मिलती है रंगपुर से। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर स्थल दिए हुए हैं, कौन सा स्थल किस नदी के तट पर था, तो हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल जो था वो भोगवा नदी के तट पर था। और रोपड़ की बात करें तो सतलज, मांडा, चिनाब, दायमाबाद, प्रवरा नदी, आलमगीरपुर जो यूपी में था, हिंडन नदी, और सुतका गिल्लोर जो दास्क नदी या दास्त नदी, और भगवानपुरा जो सरस्वती नदी के तट पर था। आलमगीरपुर की बात करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है, जो आगे चल करके हिंडन नदी यमुना में मिल जाती है। यहाँ से खुदाई में ब्रह्मांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। अर्थात ये लोग पेंटिंग भी जानते थे। हुलास, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। और बाकी छोटे मोटे ऐसे स्थल हैं। बाकी सुतका इंदौर की बात करें, तो ये दास्क नदी बलूचिस्तान में होता है। और यहाँ कुछ विशेष नहीं होता है। सुतका इंदौर पूर्व में स्थित है। उसके बाद बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ से। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नालियों के विषय में, तो नालियाँ पक्की होती। बनावली यहाँ से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बनावली बात करें तो हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व हिसार का भाग होता है। और इसका जो उत्खनन था वो आर एस बिष्ट के द्वारा कराया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। बाकी यहाँ से अगर हम देखते हैं क्या क्या मिलता है, तो यहाँ से मोहरें और बटखरे, हल की आकृति, हल कहाँ मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ मिला है, तो ये बनावली से मिलता है। अगर हम बात करते हैं और यहाँ से हल के खिलौने जो मिले यहीं से मिलते हैं। तांबे के बाणाग्र, बाण का मतलब जो अग्रभाग होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और अगर हम और चीज़ों की बात करते हैं, एक सेकंड, तो यहाँ से प्रमुख जो अवशेष हैं वो आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके, मनके मतलब मटके। उसके बाद
मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था और ये उत्तरी सबसे सबसे उत्तरी हिस्सा होता है। इसकी जो खोज थी उत्खनन जो था जेपी जोशी मधुबाला के द्वारा करवाया गया। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चर्ट ब्लेड ये सब मिलते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से बारोड़ तहसील के सनौली नामक हड़प्पन प्राचीन से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण थी। मिस्र की सभ्यता का विकास, जो मिस्र की सभ्यता है सबको पता है नील नदी के किनारे पर थी और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान था। जैसे ही नील नदी का प्रवाह होता है ये सब अच्छा हो जाता है यहाँ पर। और सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। तो मतलब जो सुमेरिया संस्कृति थी, मतलब दक्षिणी मिस्र का जो हिस्सा था वहाँ पर लिखने का जो सबसे पहला काम होता है तो वो सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है नौशारों से मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। तो मतलब सुहाग का प्रतीक था, तो सिंदूर के भी एविडेंस यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लोग अनाज जो था वो कौन कौन से थे, गेहूँ जौ दोनों ही थे। रंगपुर से हमने बताया धान की भूसी, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं और सूती वस्त्रों के साथ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ के निवासी जो कपास का उत्पादन भी करते थे। और बात करते हैं तो और महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यह महत्वपूर्ण है। सीप का उद्योग कहाँ होता था, तो बालाकोट तथा लोथल में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कुछ धातुओं के विषय में बात की गई है। तांबा, खेतड़ी राजस्थान। तो खेतड़ी के राजा ने किसी एक महापुरुष को कोई नाम दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो यही है, इसको छोड़ते हैं आगे देखते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी थी, ये महत्वपूर्ण है। और सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल, मतलब एक सींग के बैल जो है वो उसका अंकन होता है। कहाँ पर, सिंधु सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त होती हैं। उसके बाद कुबड़ वाला बैल पूजनीय होता है इस सभ्यता में। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित बताया है। मतलब एक मिला है, योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है जिसके 3 मुख हैं, इसको क्या बताया है, शिव का रुद्र रूप बताया है। उसके बाद अन्य चीजों में अगर हम देखते हैं तो जैसे इस सभ्यता के पतन पर आते हैं, तो पतन पर किस किस व्यक्ति ने, किस विद्वान ने क्या कहा है, किस तरीके से इसका पतन होता है। तो मार्शल मैके एस.आर. राव ने बताया है कि बाढ़ आने से इस सभ्यता का विनाश हुआ है। और गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिकर ने बताया है कि आर्यों का आक्रमण हुआ तो इस सभ्यता को आर्यों ने तहस नहस कर दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ का जो क्लाइमेट था वो चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसमें आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा। और किसी ने कहा कि पुरातात्विक परिवर्तन, तो मतलब सॉरी भूतात्विक परिवर्तन, मतलब जमीन के अंदर कुछ तत्वों में चेंज हुआ जिससे इस सभ्यता का विनाश हुआ है। तो एम.आर. साहनी, एच.टी. लैम्ब्रिग, जी.एस. टेल्स और महामारी की के यू.आर. कनेडी साहब ने कहा। और अदृश्य गाज, मतलब जैसे कि बिजली गिर जाना, ऐसा कुछ हो जाना, तो ये कहा है एम. दिमित्रियेव। तो इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी होती है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न कोश की तरफ, जहाँ पर हम इस सभ्यता में दिए हुए तथ्यों के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। और सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपका बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। और जब नुकसान हो जाएगा तो फिर ज़्यादा ही नुकसान होगा, तो इसलिए
पढ़ लो बेटा मौका है, और ये प्यार मोहब्बत धोखा है, सब मामला धोखा है, सब माया मोह है, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, धर्म पर, विज्ञान पर, अर्थव्यवस्था पर। तो इसका जवाब जो है आप लोगों के समक्ष दिख भी रहा है। इसका जो जवाब है वो बी जवाब सही है, क्योंकि मानव समाज विलक्षण है। इसका जो आश्रय है वो किसी भी समाज का अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंड होता है, पैसों पर ही डिपेंड होता है। बाकी संस्कृति, धर्म और विज्ञान ये सारी चीज़ें बात की बात है, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था मतलब रहन सहन, खान पीन और जीवन जीने के साधन जैसे ही मिलते हैं वैसे ही मानव परिवर्तित हो जाता है। तो इस यहाँ पर भी जवाब सही होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अगले पेज में। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो किस सभ्यता से इसका संबंध है? तो हड़प्पा को आप लोग जानते हैं कि इसका अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग की है? तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो बात करता है पाषाण युग के विषय में, स्टोन एज के विषय में, जबकि आदि ऐतिहासिक युग के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली बोलते हैं इसे, या सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये समय होता है भाई आदि ऐतिहासिक काल का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, मतलब अगर हम बात करें गैर आर्य का मतलब क्या है, जब हम इसके आगे पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति को तो वहां पर बात आएगी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसके जनक थे आर्य, और आर्य जिस सभ्यता का निर्माण करते हैं वो सभ्यता ग्रामीण थी, गाँव में निवास करती थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये नगरीय थी, मतलब यहाँ पर नगर थे, बाकायदा रोडें थी, नालियाँ थी, सड़कें थी। तो ये सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब आज के समय से कहीं ज़्यादा विकसित थी, क्योंकि एक बेहतरीन ढंग से एक सुव्यवस्थित तरीके से नगर नियोजन किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्यों से पहले की है, इसको मानना किस बेस पर है? तो ऑप्शन ए है आपका लिपि, दूसरा है नगर नियोजन, और बाकी के ऑप्शन देखते हैं क्या है। बाकी के ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं तांबा और मृदभांड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है कि मृदभांड, मृदभांडों से पता चलता है, मिट्टी बनाने के जो बर्तन थे उससे पता चलता है कि आर्यों से पहले की सभ्यता जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये भी सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल था, लिपि थी। इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो भाई ध्यान देना कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की जानकारी थी, लोहे की नहीं थी, तो अभाव था। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ जो जवाब दिए हुए हैं वो चारों सही हैं, अर्थात जवाब जो होगा डी जवाब सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो हड़प्पा संस्कृति जो पता चलती है तो उसके लिए सबसे मेन तो फैक्टर है पुरातात्विक खुदाई। अगर स्थलों की खुदाई नहीं होती, उत्खनन नहीं होता, तो हमें इस सभ्यता के विषय में जानकारी नहीं होती। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख, तो शिलालेख यहाँ नहीं मिले हुए हैं। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, तो लिखावट नहीं मिली है। धार्मिक ग्रंथ उस समय उतना कुछ था ही नहीं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ जो भी कुछ थे वहाँ की लिपि को आज का मानव पढ़ ही नहीं पाया है, तो वो होने कोई मतलब ही नहीं होता है। बात करते हैं किसकी? तो पुरातात्विक संबंधी खुदाई, जो उत्खनन हुआ उसी के आधार पर हम तय कर पाते हैं कि कैसा जीवन था। उसके बाद सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहरे हैं, बर्तन, जेवर, हथियार। तो मोहरे हचक के मिली हुई हैं। फिलहाल देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। मंदिर और लिपि, तो मंदिर तो मिले नहीं है, लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। फिलहाल भी हमने बताया कि मोहरे ठीक ठाक मात्रा में मिली हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर आप मोहर लगाएंगे, मतलब
ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, एम रफीक मुगल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। उसके बाद ई जे मैके सुमेर के लोगों का पलायन है, मतलब सुमेरियन जो सभ्यता थी वहां से लोग पलायन किए हैं। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन है। और अमलानंद घोष ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है, रफीक मुगल साहब ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो वो अलग सभ्यता थी, ये अलग सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया से प्रभावित नहीं थी। यहाँ पर ए सही है। कौन सा सही नहीं है, तो ए जवाब यहाँ पर सही होगा कि मेसोपोटामिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग सभ्यता थी, ये अलग सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो सूची एक और सूची दो दिहियों से सम्मिलित करना है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तक्षशिला की, तो तक्षशिला की खोज किसने की थी, और ऑप्शन देखते हैं, उससे क्लियर होगा थोड़ा सा। इधर का उधर हुआ है भाई। तो यहीं पहले देख लेते हैं। हड़प्पा की जो खोज की है वो दयाराम साहनी ने की है। और जो हस्तिनापुर की खोज है वो एम जी मजूमदार ने की है। और तक्षशिला की जॉन मार्शल ने की है। और कौशाम्बी की जो है, कौशाम्बी की है, हाँ गए साहब, सॉरी, एम जी मजूमदार ने की है कौशाम्बी की। तो यहाँ से देखेंगे, बाकी इधर लिखा भी हुआ है, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, हस्तिनापुर की बीबी लाल, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला की जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी के एम जी मजूमदार ने। तो इसमें एक ही है जो बहुत अच्छी तरीके से पता होता है सभी को, बाकी तीन जो कन्फ्यूजन वाले हैं बट याद रखेंगे, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर बीबी लाल ने, तक्षशिला जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी एम जी मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से ही चांदी का प्रयोग मिल जाता है, जबकि लोहे का नहीं मिलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था, तो भाई लाल रंग का प्रयोग होता था। ये जवाब इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्यन, मतलब प्री आर्यन की, मतलब आर्यों की सभ्यता से पहले से माना जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि सैंडो सभ्यता से ही माना जाता है। जैसा कि पशुपति की जो मूर्ति मिली है उससे आप पता लगा सकते हैं कि पशुपति की मूर्ति, अर्थात मूर्ति पूजा करते थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से पशुओं में से एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, तो किसका नहीं हुआ है भाई, तो गाय, गाय का निरूपण किसी भी मोहर पर नहीं हुआ है। तो ये जवाब इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो भाई कौन सा ऐसा स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति सभ्यता में नहीं पाया गया है, तो चाहुडोरो मिलता है, कोटनीजी मिलता है, सोहगौरा मिलता है, सोहगौरा नहीं मिलता है, सॉरी, देसलपुर मिलता है, सोहगौरा नहीं मिलता है। सोहगौरा जो है ये मौर्यकालीन का होता है, और ये गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कहाँ से क्या मिलता है, तो भाई लोथल से गोदीवाड़ा मिलता है। यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, लोथल गोदीवाड़ा मतलब एक बंदरगाह था, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है, बाकी ऑप्शन आगे टैली कर लेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ से देखिएगा, यहीं देखिएगा भाई, और बनावली से क्या मिलता है, पक्की
मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, मतलब ए का 2 में मिलाएंगे, बी का 1 में मिलाएंगे, सी का 4 में और डी का 3 में। अब 2 ऑप्शन इधर हैं, 2 उधर हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी अगर यहाँ से पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जुते हुए खेत कहाँ से मिला है, तभी हम लोगों ने बात की थी, कालीबंगा से मिला हुआ है। और लोथल तो बंदरगाह था। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत तो कालीबंगन से मिला हुआ है। तो ये तो हम कई बार देख चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हड़प्पा से जो मिला हुआ है, वही मिलान करना है, तो समाधान 837 हड़प्पा से मिला है। लोथल से गोदी मतलब गोदियाड मिला हुआ है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला हुआ है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, इसको मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा ये। तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। इधर ऑप्शन दिए होंगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और लोथल से गोतियार्ड मतलब बंदरगाह मिला है। और हड़प्पा से R37 समाधि मिली हुई है। उसके बाद कौन सा किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। यहाँ पर हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। और हस्तिनापुर साथ में गंगा नदी और नागार्जुन कोंडा ये था कृष्णा और पैठन जो था वो गोदावरी। तो यहाँ पर इसको टैली करते हुए देखेंगे। हड़प्पा रावी हस्तिनापुर गंगा नदी नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा भाई अभी रावी नदी, लोथल भोगवा नदी था, रोपा सतलज नदी था, कालीबंगा था, घग्गर नदी। तो A3 B2 C1 और D4 ये सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं भाई, आगे प्रश्नों पर नजर डालते हैं, तो शानदार से क्वेश्चन है, लगातार यहीं से प्रश्न आते रहते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे, पहले ही पढ़ चुके हैं। सैंडो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, पढ़ चुके हैं अभी हम लोग। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं। नगरों में नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार वाणिज्य उन्नत था, बिल्कुल था। लोहे से अपरिचित थे, लोहे से परिचित थे, तो यही वाला गलत है क्योंकि इनको लोहे के विषय में जानकारी नहीं थी। तो डी जवाब सही हो जाएगा। डी जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। एक सेकंड भाई, ये क्या हुआ भाई, एक सेकंड इंतजार करिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी है, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिचित थे, तो यही वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इन्हें लोहे के विषय में जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें से चयन करना है कौन सा सही है। तो भाई उद्योग थे, मतलब जैसे कि मनके बनाने कारखाने मिले हैं और वस्त्र निर्माण की भी चीज़ें मिली हुई हैं। भाई कृषि संबंधी कार्य तो था ही। और मोहनजोदड़ो था हड़प्पा के लिए, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो मेन स्थल ही थे कृषि संबंधी, जैसे कि बताया कि जुते हुए खेत मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अर्थात डी जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आलमगीर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, लोथल गुजरात में था।
और कालीबंगा हरियाणा में नहीं था, ये था राजस्थान में। रोपड़ जो था वो पंजाब में था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सी जवाब है वो गलत होगा। निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर था और हुलास। हुलास और आलमगीरपुर ये दो स्थल हैं जो यूपी में थे, अर्थात यहाँ पर डी जवाब जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से करते रहिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी इससे संबंधित निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर यूपी था, दैमाबाद महाराष्ट्र था, और बनावली हरियाणा था, राखीगढ़ी राजस्थान। यही गलत होगा, क्योंकि राखीगढ़ी जो था, राखीगढ़ी हरियाणा में था, हिसार जिले घग्गर नदी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई हड़प्पा के जो स्थल थे वो कहाँ कहाँ स्थित थे? फिर वही क्वेश्चन है। तो मांडा, मांडा जो था महाराष्ट्र, सॉरी, मांडा जम्मू कश्मीर, और दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। ऐसे मिलाएंगे तो देख लेंगे जहाँ पर टैली होगा। तो सी जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। तो भाई मांडा जम्मू कश्मीर था, हुलास यूपी था। देखते हैं कुछ मिला करके। मांडा जो था ये जम्मू कश्मीर था, और मे भी बालू जो था हरियाणा, पाटरी गुजरात था। आगे देखते हैं इसमें क्या सही है। तो भाई यहाँ पर दिए हुए हैं बालू हरियाणा था और पाटरी गुजरात, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में अवस्थित है? सिंध प्रांत में कौन कौन से हैं भाई? तो सिंध में है मोहनजोदड़ो और तहूदड़ो। सुतकोटदा तो आपका कहाँ पड़ेगा भाई? ये पड़ता है आपका पंजाब में, सॉरी गुजरात में। हड़प्पा पड़ता है आपका लरकाना जिला, पंजाब प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो तहूदड़ो ये ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थे। तो यहाँ पर 2 और 3 जवाब सही हो जाएगा, अर्थात बी जवाब जो है यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मतलब अभी देखा आपने चहूदड़ो और मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? तो ये दोनों ही प्रांत में है, सिंध प्रांत में, वर्तमान पाकिस्तान के। नेक्स्ट अगर देखते हैं चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था भाई? तो J.H. मैके ने चहूदड़ो उत्खनन का निरीक्षण जो किया था वो किया था भाई मैके ने, जबकि इस स्थल की खोज जो की थी वो 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था। बाकी जो उत्खनन करवाया था तो मैके साहब ने करवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला काफी लंबी है, प्रिपरेशन बनाए रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? भाई हड़प्पा। भाई कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर जो था ये सौराष्ट्र का था, यहीं से धान की भूसी के एविडेंस मिलते हैं। और दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। दधेरी कहाँ था भाई? ये पंजाब में। अभी हम लोगों ने देखा था दधेरी कहाँ है, पंजाब में। सिंध सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भैया लोथल है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब ये पाकिस्तान में है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है भोगवा नदी है, सॉरी, जो लोथल की बात करते हैं ये गुजरात अहमदाबाद, और ये नदी कौन सी है? तो भाई भोगवा नदी के किनारे पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शानदार से प्रश्न है भाई। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात अहमदाबाद भोगवा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन जो था, ये पत्तन मतलब बंदरगाह था, ये लोथल ही था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल है भाई। निम्नलिखित में से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से? तो ये भी भाई बनावली से, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा का फतेहाबाद। क्या प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा, मतलब हल्का एविडेंस भी मिला है बनावली से, हरियाणा से।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र नहीं है, ये मौर्य वंश से संबंधित है, या उससे पहले अगर बात करें तो हम मगध से संबंधित है, जबकि कालीबंगन, रोपड़ और लोथल हड़प्पा सभ्यता के स्थल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है तो राखी गढ़ी है। वर्तमान समय में भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है, हरियाणा के हिसार में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल तो राखी गढ़ी ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वो थी, तो कौन कौन सी थी भाई? सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नहीं थी इसमें, तो भाई 1, 2 और 3 होगा, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, काहे करते थे? तो आत्मा और ब्रह्म, कर्मकांड पर तो करते थे, थोड़ा बहुत यज्ञ के एविडेंस मिले हैं। मात्र शक्ति, तो यहाँ पर जैसा कि दिया नहीं हुआ है, बशर्ते अगर हम बात करते हैं तो इस सभ्यता को माना जाता है कि ये मात्र सत्तात्मक, क्योंकि बहुत सारी मतलब देवियों की मूर्ति मिली हुई हैं, और जैसे कि एक मिला था कि उर्वरा देवी वाला मिला था एविडेंस, तो उससे पता चलता है कि ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, मतलब महिलाओं को सम्मान दिया जाता था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो साहब थे एक कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं? मतलब ऐसे कौन से साहब हैं जिनका इससे कोई मतलब नहीं है? तो ये साहब हैं वी ए स्मिथ, बाकी एम एस वत्स, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, ये सब कहीं न कहीं किसी स्थल की खोज में इनकी भूमिका थी। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो भाई इसमें भी स्टार दिया हुआ है, इसमें भी कुछ कहानी बताई है कि जैसे इन्होंने कहा है कि अधिकांश घरों में ही कुएं मिले हैं, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। फिलहाल कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। और भारत में लिखित में से आने वाला सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले क्या आया भाई? तो सबसे पहले जो थी नगर संस्कृति थी, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के, और फिर आएगा आपका लोहे का हल। तो यहाँ पर डी जवाब सी होगा 4321, 4321 नगर संस्कृति, लोहे का हल, फिर आएगा आहत मुद्रा 4321। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा था। अगर हम बात करते हैं हाथी के दांत वाला पैमाना कहाँ से मिलता है? ये तो ये मिलता है भाई लोथल से, पढ़ा था जब हम लोग नोट्स को देख रहे थे। आगे अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा नहीं मिला है पूरी हड़प्पा सभ्यता में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था? तो ये बनावली था। आलमगीरपुर जो था ये हिंडन नदी था। लोथल भगवा नदी था। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी था। आगे अगर हम बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हाँ बिल्कुल है भाई। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों, नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया, बिल्कुल किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग नहीं पता था, बशर्ते लोहे का नहीं पता था। तो 1 और 2 सही होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, तो कहा जा रहा है भाई कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो अब तो विलुप्त हो गए हैं, बात सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, हाँ बिल्कुल बात सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। आर स्पष्टीकरण है, तो यहाँ पर बी जवाब सही होना चाहिए। बी जवाब सही होना चाहिए भाई। उत्खननों से तो प्राप्त हुए हैं, परंतु कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत जो है वो धौलीवीरा से,
धौलीवीरा से शैलकृत मतलब पत्थरों के जलकुंड जो मिला है, मतलब कुआं एक टाइप से कह सकते हैं, पत्थर का कुआं। कहाँ से मिला है भाई? तो धौलावीरा से, क्योंकि धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये गुजरात में है। कौन सा हड़प्पी नगर अब 3 भागों में विभक्त था? तो ये भी था कौन सा भाई? धौलावीरा। कौन सा होता है? धौलावीरा 3 स्थलों में डिवाइड था और आयताकार बना हुआ था ये। निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा। नेक्स्ट देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से था? धौलावीरा, एक जलाशय क्योंकि यहाँ से मिला हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भाई, तो निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो इसमें भी स्टार दिया हुआ है, देखते हैं, क्योंकि 2 की बात नहीं थी, मतलब समाधान की बात हो रही है, तो लोथल से 3 समाधान एक साथ मिले हैं। तो फिलहाल अगर लगाना हो तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या? सी ही लगाएंगे, लोथल लगाएंगे। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान मतलब हड़प्पा स्थल में भी, जो ये 2004 का है, तो खैर अब तो पुरानी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो विचार करके बताना है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो हाँ, यही सही हो सकता है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते, दोनों सही होंगे यहाँ पर, ए और दो दोनों। मतलब जो धर्म का मामला था वो इतना वर्चस्वशाली नहीं था, बाकी धार्मिक चीजें मिली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, तो 73 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनका सही चित्रण करता है। वे इस विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिर तो खैर नहीं मिले हैं। वे देवी और देवताओं दोनों को पूजते थे, बात सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो मुझे लगता है ये भी नहीं था, केवल इसमें 2 होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। तो ऑप्शन बी है, इसमें केवल 2 ही सही है। केवल देवी देवताओं दोनों का प्रयोग करते थे, बाकी चारों जो ऑप्शन थे वो तीनों गलत थे। 74 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, तो निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता में संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा मतलब बैल वाला जो है मुद्रा प्राप्त हुई है, वो मोहनजोदड़ो से है। मतलब एक सिंग वाला बैल में बात की थी, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो भैया अभी तक नहीं मिला है घोड़ा का। और किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो गाय के हैं, सॉरी शेर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, शेर के एविडेंस नहीं मिले हैं, बाकी सब मिले हैं, हाथी घोड़ा बैल बकरी। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, बाकी एक सींग वाले जो थे ये, इसका भी चित्रण हुआ है। 78 नंबर, नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता का निर्माण हुआ था? तो भाई मिस्र की सभ्यता, सभी को पता होगा। 79 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग सभ्यताएं हैं। और नेक्स्ट अगर देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता है, तो ये सुमेरिया सभ्यता है। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते समय ही देखा था, तो ये सी जवाब यहाँ पर सही होता है। तो ये होते हैं लगभग 80 क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और बेहतरीन से क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं इस सभ्यता से। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी वीडियो में शोर बहुत आया होगा, चिल्ला पिल्ली, क्योंकि गर्मी का मौसम है और यहाँ पर बहुत सारे विक्रेता क्रेता बहुत सारा कुछ बेचने आते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो खैर उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो पर ध्यान देना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू, आई लव यू।